हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका एरम साइकोलॉजी क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ फॉरगेटिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फॉरगेटिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपनी राय और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, और साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये लेक्चर, मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरगेटिंग, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फॉरगेटिंग को यानी विस्मरण को प्रभावित करते हैं, या वो कौन से कॉजेज़ है, वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से किसी भी लर्निंग मटेरियल को लर्न करने के बाद हम भूल जाते हैं। तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है, वो है इंटरफेरेंस, जिसका मतलब होता है कि अवरोध, रुकावट या बाधा। इन सिंपल टर्म इंटरफेरेंस क्या होता है, तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ इंटरफेरेंस। एक लर्निंग मटेरियल को याद करने के बाद, सीखने के बाद, जब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी एक नेगेटिव इम्पैक्ट, वो रुकावट पैदा करती है हमारे प्रेजेंट मेमोरी पर, या प्रेजेंट मेमोरी रुकावट पैदा करे हमारे पास्ट मेमोरीज पर एक को रिकॉल करने में, तो इस तरह की अवरोध को, इस तरह की रुकावट को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, और सेकंड जो होता है वो होता है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरह की रुकावटों की वजह से हम कभी कभी याद किए गए मटेरियल्स को रिकॉल नहीं कर पाते, और रिकॉल ना कर पाना मतलब क्या होता है, फॉरगेटिंग कहलाता है। तो पहले हम आते हैं व्हाट इज़ प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अग्रोन्मुख बाधा या अवरोध, या अग्रोन्मुखी अवरोध। जब प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन की वजह से, जब पूर्व में यानी पहले पास्ट में सीखी गई किसी लर्निंग मटेरियल की वजह से या किसी इंफॉर्मेशन की वजह से रुकावट पैदा होती है उस लर्निंग मटेरियल को रिकॉल करने में, जिसे कि हमने प्रेजेंट में या करंट में याद किया है। यानी जब हमारी प्रीवियसली लर्न मटेरियल या प्रीवियसली जो मेमोरी है वो रुकावट पैदा करती है हमारे प्रेजेंट की मेमोरी को दोहराने में, ठीक है। तो इस तरह की रुकावट को हम कहते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। यानी एक एग्जांपल लीजिए कि आपने पहले मेमोरी के टॉपिक को लर्न किया, हाँ समझ रहे हैं। आपने पहले मेमोरी के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ मेमोरी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, या हमारी मेमोरी को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक। उसके जस्ट बाद आपने फॉरगेटिंग के टॉपिक को लर्न किया, ठीक। अगर मेमोरी के टॉपिक जो है लर्न करने के बाद जस्ट बाद आप फॉरगेटिंग का टॉपिक लर्न करते हैं, फिर आपसे मैं कहूँ कि आप अपने आपसे पूछ दूँ, आपसे सवाल करूँ व्हाट इज़ फॉरगेटिंग, या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ फॉरगेटिंग, यानी हमारे फॉरगेटिंग को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक। लेकिन उस टाइम आप जब फॉरगेटिंग के टॉपिक को रिकॉल करना चाहते तो उस टाइम आपके दिमाग में, आपके माइंड में मेमोरी का टॉपिक आना शुरू हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक इंटरफेरेंस आता है, एक रुकावट पैदा होती है। यानी आप दोनों टॉपिक को बिल्कुल एक साथ ही रिकॉल करना चाहते हैं, दोनों टॉपिक आपस में क्या करना शुरू हो जाते हैं, कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं रिकॉल होने के लिए। ये तब होता है जब दोनों टॉपिक्स में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। और फिर आप उस मेमोरी के टॉपिक की वजह से फॉरगेटिंग के टॉपिक को रिकॉल नहीं कर पाए, तो इस तरह की फॉरगेटिंग को हम कहते हैं
प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर आप फॉरगेटिंग के टॉपिक की वजह से मेमोरी के टॉपिक को रिकॉल नहीं कर पाते, यानी जो प्रीवियसली लर्नड मटेरियल है वो प्रभावित हो रही है करेंटली लर्न मटेरियल की वजह से, यानी जो कुछ भी हमने करंट में सीख रखा है उसकी वजह से हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट मेमोरीज या प्रीवियसली लर्न मटेरियल को हम रिकॉल नहीं कर पाते, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। यानी क्या मतलब समझा? यानी फॉरगेटिंग के टॉपिक को लर्न करने के बाद हम मेमोरी के टॉपिक को भूल जाए या उसको रिकॉल ना कर पाए, या जब हम रिकॉल करते हैं तो दोनों एक ही साथ हमारे माइंड में कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं, और इसी कंपटीशन की वजह से, इसी उथल पुथल की वजह से हम दोनों में से किसी टॉपिक को रिकॉल नहीं कर पाते, या तो हम फॉरगेटिंग के टॉपिक को भूल जाते हैं। तो ये इंटरफेरेंस एक तरह का पैदा होता है, और ऐसा डेली लाइफ में भी पाया जाता है। ये चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं जब लर्निंग मटेरियल्स में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, या दो कामों में, दो टास्क में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है ना। या यूँ कह सकते हैं कि हमने किसी टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न नहीं किया, डेप्थ लेवल पे उसकी प्रोसेसिंग नहीं किया है, हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो इसकी वजह, इस इंटरफेरेंस की वजह से हम चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर्स आता है वो है लेवल ऑफ लर्निंग या लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, कि किसी भी लर्निंग मटेरियल को हम किस लेवल पे प्रोसेस किया है, यानी किस लेवल पे हमने उसका रिहर्सल किया है, उसकी इनकोडिंग किस स्तर पे की है, बहुत ही डेप्थ लेवल पे की है या बहुत ही शैलो लेवल पे, ना सरफेस लेवल पे, सतही स्तर पे किया। जब हम किसी लर्निंग मटेरियल को बहुत ही गहराई में जाकर डेप्थ लेवल पे, गहन स्तर पे अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं, नहीं उसकी सिमेंटिक इनकोडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फॉरगेटिंग के चांसेस कम होते हैं। ठीक इसके अपोजिट, जब किसी भी टॉपिक को या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम बहुत ही शैलो लेवल पे, यानी उसके फोनेटिक लेवल पे कह सकते हैं, उसके साउंड के बेसिस पे या उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनकोडिंग करते हैं, तो वहाँ पे फॉरगेटिंग के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, लेवल ऑफ लर्निंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे फॉरगेटिंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मेथड्स ऑफ लर्निंग, सीखने की विधि। किसी भी टॉपिक को हमने किस मेथड के ज़रिए लर्न किया है, किस मेथड्स का यूज़ किया है, मास्क्ड मेथड या डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, या होल मेथड या पार्शियल मेथड। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो मेथड्स ऑफ लर्निंग है, हम किसी भी टॉपिक को लर्न करने में किस मेथड का यूज़ करेंगे, ये नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल पे डिपेंड करता है, और इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन मेमोरी के टॉपिक में किया जा चुका है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप वहाँ पे विजिट करके उस लेक्चर को सुनने की कोशिश करेंगे कि किसी भी टॉपिक को लर्न करने में लर्नर के ज़रिए, अधिगमकर्ता के ज़रिए किस मेथड का यूज़ किया गया है। कोई टॉपिक बहुत ही इजी है, उसमें एक रिदम या लय की ज़रूरत है, वहाँ पे आप मास्क्ड या होल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई टॉपिक बहुत ही समझने वाला है, बहुत ही वहाँ पे, और उसे अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड करके स्टडी करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे आप मास्क्ड या होल मेथड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे फॉरगेटिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और हर पार्ट्स की बहुत ही डेप्थ लेवल पे एनालिसिस करते हुए, बहुत ही गहन स्तर पे विश्लेषण करते हुए अगर आप लर्न करते हैं, यानी आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इनकोडिंग करते हैं, और फिर तो वहाँ पे फॉरगेटिंग के क्या होते हैं, चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो मेथड्स ऑफ लर्निंग बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे भूलने को या हमारी विस्मृति को या फॉरगेटिंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है कंटेक्सचुअल चेंजेस, संदर्भात्मक परिवर्तन। हमने किसी टॉपिक को या किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी लर्निंग मटेरियल किस कंटेक्स्ट में लर्न किया है, जब हम उस कंटेक्स्ट में होते हैं, उस इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है,
तो वहाँ पे वो चीज़ें हमें याद होती हैं। लेकिन जैसे ही कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है हम चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे चीज़ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि बचपन में हम बहुत सारी जगहों पे घूमते फिरते हैं। ऐसे तो हमें अगर किसी भी मेमोरी के बारे में, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, पास्ट मेमोरीज के बारे में रिकॉल करने के लिए कहा जाता है तो उस वक्त हमारे माइंड से वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें भूल जाती हैं, निकल जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं, यानी उस स्थान पे पहुंच जाते हैं, उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं, तो सारी चीज़ें एक एक करके याद आना शुरू हो जाती हैं। यानी कंटेक्चुअल जो चेंजेस होते हैं बहुत बड़ा फैक्टर है फॉरगेटिंग का। और अगर किसी मेमोरी को रिकॉल कराना या किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कराना तो ज़रूरी है कि हमें उस कंटेक्स्ट में लाया जाए, ठीक है, उस जगह पे लाया जाए या उसी तरह का माहौल प्रोवाइड किया जाए, उसी तरह का कह सकते हैं कि अफेक्टिव माहौल प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे हम उस तरह की फीलिंग या उस तरह के अफेक्शन या उस तरह के कह सकते हैं भाव को महसूस कर सके। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है बायोलॉजिकल कॉजेस, जैविक कारक। अब ये होता क्या है? ये सारी चीज़ें आपने तो देखी थी कि लर्निंग मटेरियल्स, लर्निंग मेथड और फिर लेवल ऑफ लर्निंग, सारी चीज़ें थी, सारे फैक्टर्स थे। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है भूलने के पीछे, उसमें एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है, यानी बायोलॉजिकल कॉजेस भी हो सकते हैं, जैविक कारक, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एमनेसिया। यानी कभी कभी विस्मृति या फॉरगेटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ना होकर के कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, जिसे हम कहते हैं आंगिक भूलना, विस्मृति, एमनेसिया। मेमोरी का लॉस हो जाना, एमनेसिया मतलब होता है स्मृति ह्रास, मेमोरी का लॉस हो जाना, मेमोरी का चला जाना, ख़त्म हो जाना। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, रिट्रोग्रेड एमनेसिया और एंटेरोग्रेड एमनेसिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। पहली चीज़ ये है कि ब्रेन में किसी तरह का ब्रेन का डैमेज हो जाना, जैसे किसी भी तरह की स्ट्रोक, किसी तरह का सदमा, किसी तरह का शॉक, ब्रेन इंजरी, ब्रेन में किसी तरह की चोट का पहुंचना। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यानी डैमेज इन द ब्रेन, किसी तरह की बीमारी का होना, डिसीज़, इंजरी, स्ट्रोक, मल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से भी हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, यानी सही से खान पान का ना होना, एक बैलेंस्ड डाइट का ना लेना, इसकी वजह से भी हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूलना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ किसी तरह का सीजर, है ना, और या हार्मोनल इम्बैलेंस। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता कैसे? कभी कभी बहुत ही ज़्यादा लेवल में ड्रग का यूज़ करने से, या आप कह सकते हैं अल्कोहल का अब्यूज़ करने से, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर, या मेमोरी लॉस की जो एमनेसिया की प्रॉब्लम है वो किसी भी पर्सन के अंदर पैदा हो जाती है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि एक ऑर्गेनिक फैक्टर्स है, एक आंगिक कारण है। रीज़न क्या है कि इसमें क्या होता है कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, किसी चोट की वजह से भी हो सकते हैं, तो कुछ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी होते हैं, तो इससे हमारी मेमोरी जो होती है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आया है ऑर्गेनिक एमनेसिया। देखिए, एमनेसिया जो होती है टोटल एमनेसिया भी हो सकती है, यानी एक सिरे से सारी चीज़ों को भूल जाना, कुछ भी याद नहीं रहना, बिल्कुल पास्ट प्रेजेंट और सारी चीज़ें भूल जाती है इंसान को। लेकिन इसके 2 टाइप्स होते हैं। मोस्टली ये चीज़ें हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते भी हैं। इसमें फर्स्ट जो है रेट्रोग्रेड एमनेसिया और सेकंड जो होता है एंटीरोग्रेड एमनेसिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम आते हैं एंटीरोग्रेड एमनेसिया, ये होती क्या है। यानी एंटीरोग्रेड एमनेसिया वो एमनेसिया होती है, वो स्मृति ह्रास होता है, वो मेमोरी लॉस होता है, जिसमें हम ब्रेन डैमेज, यानी ब्रेन में किसी भी तरह की चोट या उसमें किसी तरह के नुकसान होने के बाद की तमाम इवेंट्स को याद नहीं
रख पाते। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका आज एक्सीडेंट हुआ है ना, और उसकी वजह से उसके ब्रेन में एक चोट आ गई, उसके ब्रेन डैमेज हो गया। तो आज एक्सीडेंट हुआ तो उस आज के बाद की चीज़ें उसको याद नहीं हो रहेंगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंटीरोग्रेड एमनेसिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस क्षति की वजह से, उस चोट की वजह से उसकी पास जो मेमोरीज है वो चली जाती हैं, यानी प्रीवियस में जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर थी उसकी मेमोरी थी, यानी पास्ट मेमोरी जो तो पास्ट को भूल जाता है। यानी किसी भी घटना के घटने के पहले की जितनी मेमोरीज होती हैं वो उसको पूरी तरह से भूल चुका होता है, लेकिन बाद की जो चीज़ें होती हैं, जो उसकी ज़िंदगी में घटनाएं होती रहती हैं, इवेंट्स होती रहती हैं, वो उसे याद रख लेता है। तो इस तरह के एमनेसिया को हम कहते हैं रिट्रोग्रेड एमनेसिया, ठीक है। इसके अलावा और एक फैक्टर्स है जैसे मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं, नहीं अभी जिसको हिंदी में हम कहेंगे अभिप्रेरित विस्मरण। भी होता क्या, मैं आपको समझाना चाहिए। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सप्रेशन और दूसरा होता है रिप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी लर्निंग मटेरियल, इंफॉर्मेशन हम ज़्यादा यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे लिए पेनफुल होती है, हमारे लिए तकलीफ देह होती है, हम उस चीज़ को जानबूझ कर, यानी कॉन्शियसली हम उस चीज़ को भुलाना चाहते हैं, जानबूझ कर उसे हम क्या कहते हैं सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉन्शियसली फॉरगेटिंग हो जाती है। रिप्रेशन क्या मतलब होता है, रिप्रेशन का मतलब किसी चीज़ को रिप्रेस्ड कर देना, दमित कर देना, जान अनकॉन्शियसली तौर पर। जैसे डेली लाइफ में आप देखें कि जो बातें हमें दुख पहुंचाती हैं, तकलीफ़ देती हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए पेनफुल होती हैं, अनप्लेजेंट होती हैं, हम उस चीज़ को याद नहीं रखना चाहते, और धीरे धीरे हम अनकॉन्शियसली तौर पर यानी अचेतन स्तर पे हम उस चीज़ को क्या करते हैं, रिप्रेस्ड कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस में, और फिर उसकी फॉरगेटिंग हो जाती है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत ही कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी भी लर्निंग मटेरियल को भूल जाते हैं। जैसे लैक ऑफ प्रैक्टिस, जब किसी भी टॉपिक को लर्न करने के बाद हम बिल्कुल भी उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, रिहर्सल करना छोड़ देते हैं, तो भी हम उस इंफॉर्मेशन को या उस टॉपिक को बिल्कुल भूल जाते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है कि जब किसी भी टॉपिक को या किसी भी इंफॉर्मेशन में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हमारा मोटिवेशन नहीं होता, यानी हम नहीं चाह रहे होते, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, ख्वाहिश नहीं होती, तो उस टॉपिक को हम ज़बरदस्ती लर्न करते हैं, तो समझ सकते हैं कि वहाँ पे फॉरगेटिंग कितनी होगी। इस चीज़ को आप बखूबी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। हमारी फॉरगेटिंग इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो लर्निंग मटेरियल हम लर्न कर रहे हैं उसका नेचर क्या, उसका स्वरूप क्या, उसकी प्रकृति, क्या वो बहुत मुश्किल है या बहुत ही आसान। हमेशा याद रखिएगा कि जो इजी टॉपिक्स होती है उसे याद करना भी आसान होता है, उसको दोहराना भी बहुत आसान होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कोई टॉपिक बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हार्ड है, तो उसको मेमोराइज करना जहाँ मुश्किल है तो उसको रिकॉल करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होती है। नेक्स्ट आता है मूड। आपका मूड क्या है, मनोदशा, मूड एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है, बहुत बड़ा फैक्टर। कभी कभी जब वो अच्छा मूड होता है तो चीज़ों को हम बहुत खुशी खुशी रिकॉल याद भी कर लेते हैं और साथ ही साथ उसको रिकॉल भी कर लेते हैं। और लेकिन जब हम बहुत ही नेगेटिव मूड में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होना, स्ट्रेस में होना, बहुत ही गुस्से में होना, तो सारी ऐसी कंडीशन में मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को ना तो बहुत ही अच्छी तरह से रिटेन कर पाते हैं, और जब रिटेन नहीं कर पाएंगे तो फॉरगेटिंग तो होना ही होना है। यानी वही चीज़ है मूड अफेक्टिविटी, यानी हमारे भाव पॉजिटिव इमोशंस में है कि नेगेटिव इमोशंस में, दोनों चीज़ें कॉमन हैं, थोड़ा बहुत मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट आता है विद इन वर्क की सिमिलैरिटी। जो कोई टॉपिक हम लर्न कर रहे हैं, यानी जो भी टॉपिक हम लर्न कर रहे हैं एक साथ, उन टॉपिक्स में कितनी सिमिलैरिटी है, समानता है। जब एक जैसे बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ हम लर्न करते हैं तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि
सिमिलैरिटी की वजह से फॉरगेटिंग हो जाती है कि जब भी हम दूसरे टॉपिक को रिकॉल करना चाहते हैं तो फर्स्ट टॉपिक जिसे हमने लर्न कर रखा है वो कंपटीशन करना स्टार्ट कर देता है हमारे माइंड में, और इसकी वजह से फॉरगेटिंग हो जाती है। नेक्स्ट आता है इमोशनल शॉक एंड एंग्जाइटी। यानी इमोशनल शॉक, कोई बहुत ही गहरा सदमा पड़ा हो, कह सकते हैं जज्बाती किसी को झटका लगा हो, या टेंशन, ऐसी कंडीशन में भी फॉरगेटिंग होती है। ठीक, या किसी भी डिसयूज़, किसी भी लर्निंग मटेरियल को याद करने के बाद उसका यूज़ ना करना, उसका इस्तेमाल ना करना, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, उसकी प्रैक्टिस नहीं करना। नेक्स्ट आता है डिक्लिनेशन इन रिकॉल। कभी कभी चीज़ें हमें याद तो रहती हैं, मेमोरी में स्टोर तो रहती हैं, लेकिन हम उसे रिकॉल करने में आनाकानी करते हैं, उससे बचते हैं, यानी डिक्लाइन कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी फॉरगेटिंग होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फॉरगेटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।